हेलो गाइस, आज चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर हम 3 करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मार्क्स में एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अध्यक्षात्मक व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था की तुलना कीजिए। यानी कि अंतर स्पष्ट करना है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में और संसदीय व्यवस्था में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा, मैं हूं दीपक सिन्हा। तो अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ आप लोगों को अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में दिया गया है और दूसरी तरफ संसदीय व्यवस्था यानी प्रणाली के बारे में दिया गया है। मैंने व्यवस्था शब्द का यूज़ किया और यानी कि प्रणाली बात एक ही है, तो इसमें भी व्यवस्था और प्रणाली। तो एग्जामिनर आप लोगों से इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदीय प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन एक ही होगा। तो हम अब आंसर पे बात करते हैं। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो ये क्वेश्चन और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देखा तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो अच्छे से देख लें, फिर इसको देखें, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा आंसर पे आते हैं। पहला पॉइंट, अध्यक्षात्मक व्यवस्था यानी कि प्रणाली का पहला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्य और सरकार का प्रधान होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य और सरकार का प्रधान होता है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति ये क्या होते हैं? राज्य और सरकार के प्रधान होते हैं। अब आ जाइए संसदीय व्यवस्था की तरफ। कह रहा है इसमें प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है? मुखिया, तथा राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है। इसमें इस तरीके से बांटा हुआ है, ध्यान से समझ लो। पॉइंट को फिर से रिपीट कर देता हूं कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंदर जो राष्ट्रपति है वो राज्य और सरकार का प्रधान होता है और इसमें संसदीय व्यवस्था के अंदर प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है तथा राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रधान होता है। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। कह रहा है कि इस व्यवस्था में राष्ट्रपति सिद्धांत और व्यवहार दोनों स्थितियों में बहुत शक्तिशाली होता है। बहुत ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसमें सर्वासर्वी कौन होता है? सिर्फ राष्ट्रपति होता है। अब आ जाइए संसदीय व्यवस्था में। कह रहा है इसमें राष्ट्रपति नाममात्र का मुखिया तथा वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। जितनी भी शक्तियां होती हैं उन सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और जो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के मुखिया का रोल अदा करते हैं। तो ये थे 2 पॉइंट। मैं कह रहा हूँ कि ये 6 मार्क्स में एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसके 6 पॉइंट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3, राष्ट्रपति और उनके मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये जवाबदेह नहीं होते हैं। ये नहीं बताते कि ये काम मैंने किया तो क्यों किया और किस लिए किया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ जवाबदेह होता है। दूसरी तरफ कह रहा है मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी होते हैं क्यों? क्योंकि ये जवाब देते हैं कि इन्होंने ये चीज़ कोई भी कानून लागू किया, किसी भी कानून पर कार्य किया तो क्यों किया, उसके पीछे इनका मकसद क्या था। तो ये विधानमंडल के प्रति क्या होते हैं? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। अब यहाँ पे आ जाइए पॉइंट नंबर 4 में। कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता। यहाँ पे एक ये बात कही जा रही है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता, मगर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसको? लोकसभा को भंग कर सकता है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 5 और 6 के ऊपर। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि विधानमंडल को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की कोई शक्ति नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विधानमंडल को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की कोई शक्ति नहीं है। यहाँ पे आ जाओ।
कह रहा है मंत्रिमंडल को किसी भी समय संसद के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव को समझ लो ध्यान से। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये है जब विपक्ष सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाती है कि ये सरकार सही से शासन व्यवस्था नहीं चला रही। अगर अविश्वास प्रस्ताव संसद में पास हो जाए तो सरकार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता तो सरकार कायम रहती है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर ही उस मंत्रिमंडल को हटाया जा सकता है। अगर नहीं होता तो मंत्रिमंडल अपनी जगह पर ही रहेगा, उसको हटाया नहीं जा सकता। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 6 पर। लास्ट पॉइंट है, ये व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में है। इजी है, यहाँ पे आ जाइए। ये व्यवस्था भारत, ब्रिटेन, इटली, कनाडा तथा जापान में है। इसी के साथ ये आंसर खत्म होता है। मैं पहले बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप लोग पीछे देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा, तो अच्छे तरीके से इसको समझ लो। अगर समझ में आता है तो अगर जो बच्चे रट्टा मारने में चैंप है तो रट्टा मार लो, तो ठीक है। जैसे भी करके इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लेना। तो बच्चों, अगर मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।